आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV4 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पार्ट 2। तो चलिए स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार जो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट था एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए वो क्या था। अकॉर्डिंग टू द वीबीटी, जब दो एटम्स पास आते हैं तो उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनमें ओवरलैपिंग होती है और ये ओवरलैपिंग हो सकती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग या फिर नेगेटिव ओवरलैपिंग और जीरो ओवरलैपिंग। तो स्टूडेंट्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जब एटम्स के बीच में उनके ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग्स होती है तो वो या तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी या नेगेटिव या फिर जीरो ओवरलैपिंग। और जो ये ओवरलैपिंग होंगी दैट डिपेंड ऑन द साइन जिसका एग्जैक्ट मीनिंग फेज होता है एंड डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन इन स्पेस। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि स्पेस में जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है उसके एम्पलीट्यूड का जो ओरिएंटेशन है एक तो उसके डायरेक्शन पे और दूसरा कि वो जो हमारा ऑर्बिटल है उसका फेज किस तरह से है उस पर। तो इन दो चीजों पर ओवरलैपिंग डिपेंड करेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे डिपेंड करेगी। तो ऑर्बिटल अगर ओवरलैप होते हैं और वो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि जो दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं उनके साइन जिसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है फेज और उनके जो ओरिएंटेशन स्पेस में है वो सेम होने चाहिए। तो चलिए पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं कि जो पॉजिटिव फेज में ओवरलैपिंग होती है या पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है वो कैसे होती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैपिंग। तो स्टूडेंट्स, अगर दो ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट करते हैं और उनके जो फेज हैं वो सेम हैं तब जो ओवरलैपिंग होगी उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक s ऑर्बिटल और एक pz ऑर्बिटल दोनों का ही ओवरलैपिंग सेम फेज से हुआ है। यहाँ पर जो आप पॉजिटिव और नेगेटिव देख रहे हैं ये एक्चुअल में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को केवल सेम और डिफरेंट फेजेस को दिखाने के लिए यूज किया है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स हैं pz pz और जब दोनों ओवरलैप होते हैं तो उनका फेज भी सेम है। यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स हैं px और px और जब ये ओवरलैप होते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनके पॉजिटिव पॉजिटिव फेज और नेगेटिव नेगेटिव फेज आपस में ओवरलैप होते हैं। तो यहाँ पर भी फेज जो है वो सेम है और इसी प्रकार से यहाँ पर py ऑर्बिटल्स हैं, इनके भी जो फेज ऑफ ओवरलैपिंग है वो सेम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो चारों एग्जाम्पल्स लिए हैं यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं उनके फेजेस क्या हैं, सेम है। तो इसीलिए इन चारों केसेस में जो ओवरलैपिंग होगी उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जो यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है ऑर्बिटल्स की, यहाँ पर जो फेजेस हैं वो सेम हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की ओवरलैपिंग से बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो क्लास, अब आप ये समझ चुके हैं कि किस प्रकार से सेम फेज की ओवरलैपिंग से बॉन्ड्स बनते हैं। चलिए अब समझते हैं कि नेगेटिव या आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग क्या होती है। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे हैं कि वो ओवरलैप करने के लिए आ रहे हैं लेकिन जो उनके फेजेस हैं वो सेम नहीं है यानी कि अपोजिट फेजेस हैं, तो उस केस में जो ओवरलैपिंग होगी उसी को हम बोलते हैं नेगेटिव या आउट फेज ओवरलैपिंग।
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक pz ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल ओवरलैप हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनके फेजेस हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पर भी दो pz ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए हैं, लेकिन जो फेज हैं वो डिफरेंट हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि दो px ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए हैं, लेकिन जो उनके फेज हैं वो डिफरेंट हैं। और यहाँ पर भी जो दो py ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए हैं, उनके फेजेस डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इस प्रकार की ओवरलैपिंग होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि फेजेस डिफरेंट हैं और यहाँ पर जो बॉन्ड है वो फॉर्म नहीं होगा। चलिए क्लास, अब समझते हैं कि जीरो ओवरलैपिंग क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर जो ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स हैं उनका जो ओरिएंटेशन है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि उनके बीच में ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाती है, तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो px ऑर्बिटल है उसका जो ओरिएंटेशन है वो इंटायरली डिफरेंट है, तो इसी वजह से यहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो पाई है और इसीलिए इस केस को हम बोलेंगे जीरो ओवरलैपिंग। सेम केस यहाँ पर है। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स हैं px और py, दोनों का ही जो एक्सिस है वो अलग है, यानी कि दोनों के ही जो ओरिएंटेशंस हैं वो अलग हैं और इसीलिए इस केस में भी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है और इसीलिए इन दोनों केसेस को हम बोलते हैं जीरो ओवरलैप या जीरो ओवरलैपिंग केस। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से मीथेन मॉलिक्यूल को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मीथेन मॉलिक्यूल है उसका जो सेंट्रल एटम होता है वो होता है कार्बन और कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। इट इज़ 1s2, 2s2 एंड 2p2। जबकि कार्बन एटम की जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है: 1s2, 2s1, 2p3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कार्बन की, इसमें हमारे पास जो 2p ऑर्बिटल है उसमें 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2p ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें 2px ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल, ये तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 के एंगल पर होते हैं, क्योंकि 2px ऑर्बिटल x एक्सिस पर, 2py ऑर्बिटल y एक्सिस पर और 2pz ऑर्बिटल z एक्सिस पर होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो 2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे से 90 के एंगल पर होते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जब कार्बन और H के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, तब जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड्स बनाएंगे उनको आपस में एक दूसरे से 90 के एंगल पर होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं शो किया गया है। बट हम जानते हैं कि मीथेन में तो 4 हाइड्रोजन्स होते हैं और जो चौथा हाइड्रोजन है उसके बारे में तो अभी हम कुछ बोल ही नहीं सकते कि उसका एंगल बाकी सारे हाइड्रोजन्स के साथ क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप का कॉन्सेप्ट है ये मीथेन मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स को सही से एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप्स को कंसीडर करें तब तो कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन जो हैं वो 90 के एंगल पर होने चाहिए थे। बट आज ये प्रूव हो चुका है कि जो मीथेन के चारों हाइड्रोजन होते हैं वो एक टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज्ड होते हैं और उनके बीच का जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है, ना कि 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स होते हैं
उनकी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है।